नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत है। एक मिनट में पूरी खबर और उसका विश्लेषण देखेंगे आप फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। बलिया में सोमवार देर शाम एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें कुल 10 लोग नामित थे, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। स्पॉट घटना पर ये एसएस मौली थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। पत्नी को, उनके बच्चे को होना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय रतन सिंह जी और उनके परिवार के साथ इस दुखी घड़ी में खड़ी है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले रतन का उनके पटीदारों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी। सूबे में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष आक्रामक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट कर निशाना साधा गया और आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन में दर्जन भर मर्डर हो गए। प्रियंका ने अपनी ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दुगुना स्पीड में भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये उत्तर प्रदेश में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ट्वीट किया, जिसमें प्रदेश में क्राइम के विस्तृत आंकड़े और उस पर कार्रवाई की बात भी लिखी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये ध्यान देना जरूरी है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या रहती है, इसलिए अपराध का कारण और कार्रवाई दोनों जानना चाहिए। मायावती ने आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उस स्थिति में उनका हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी वारदातों की संवेदनशीलता को देखते हुए नेताओं को पीड़ितों से मिलने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान भाजपा सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनके मामलों को ज्यादातर दबाने का ही प्रयास करती रही है। वहीं मायावती ने नीट और जेईई परीक्षाओं पर केंद्र और राज्य से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मायावती ने कहा कि अभी कोरोना है और सभी स्कूल बंद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों से भी मेरी खास अपील है कि वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार से ऐसी तैयारी व व्यवस्था करें जिससे देश के भविष्य ये छात्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वो प्रदेश में होने वाले अपराधों को विधानसभा में उठाएंगी। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना के कारण संसद सत्र टलता जा रहा था, लेकिन अब सत्र की तारीख तय हो चुकी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस दौरान दोनों सदनों में कोरोना वायरस के कारण काफी सावधानियां बरती जाएंगी। सूत्रों की माने तो मानसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठकें होंगी। ऐसे में संसद के दोनों सदनों के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना संकट शुरू होने के बाद पहली बार संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत मौजूदा सीटों के अलावा गैलरी में भी सांसद बैठे दिखाई देंगे। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सांसद गैलरी और चेंबर दोनों जगह बैठेंगे। संसद सत्र की कार्यवाही पहली बार बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी। गैलरी चेंबर को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही दोनों सदनों को जोड़ने के लिए केबल की व्यवस्था होगी और बैठने की जगह पर केबिन जैसी व्यवस्था की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सचिवालय पूरी सावधानी बरत रहा है, ताकि सांसद सुरक्षित रहें और संसद में कोरोना पैर न फैला सके। सभी सांसदों को थर्मल चेकिंग के बाद ही सदन में एंट्री मिलेगी। एनआईए ने मंगलवार को पुलवामा हमले पर 13,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तान में छिपे बैठे हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 20 को आरोपी बनाया गया है। एनआईए ने पुलवामा हमले में आत्मघाती हमलावर के कई साथियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर इस हमले को अंजाम देने में आतंकवादी आदिल अहमद डार की मदद की थी। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने चार्जशीट में बताया है कि हमले में इस्तेमाल किया गया RDX पाकिस्तान से घाटी में लाया गया था।
1 साल के अंदर ही इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को तलाशा, उसके बाद तफ्तीश करने के बाद कई आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई किया। गवाह है बकायदा वो तैयार किया। कई आतंकियों को जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। और ये जो आरोपी है, जो पुलवामा हमले का मामला है, इसमें कई पाकिस्तान मूल के भी आरोपी का जिक्र उस चार्जशीट में किया गया है। एजेंसी ने चार्जशीट में सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के साथ मजबूत केस बनाया है। इसमें उनकी चैट, कॉल डिटेल्स आदि शामिल हैं, जो हमले में उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील और अभद्र वीडियो अपलोड करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। हीरा खान नाम की महिला यूट्यूब पर विवादित वीडियो अपलोड कर रही थी, लिहाजा वीडियो अपलोड करने के महज 24 घंटे के अंदर खुलदाबाद थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यूट्यूबर हीरा खान के खिलाफ IT एक्ट के तहत सोमवार को मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद SOG और खुलदाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर हीरा खान को उसके घर से गिरफ्तार किया। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना फरीदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर दिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूट्यूब में पोस्ट किए गए वीडियो में हीरा खान ने हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया था। यूट्यूब पर डाले गए वीडियो में हीरा खान ने 3 मिनट 58 सेकंड तक हिंदू देवी देवताओं को गालियां भी दी थी। पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या कोई और भी इसके साथ शामिल है या वो अकेले इस काम में जुटी थी। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये महिला ने ऐसा विवादित वीडियो क्यों अपलोड किया। कहीं वो किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं और उसका मकसद माहौल खराब करना तो नहीं था। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC का एक कैंपस खोला जाए, ताकि पत्रकारिता और लेखन में जाने वाली राज्य की प्रतिभाओं को उत्तराखंड में ही ट्रेनिंग और नौकरी मिल सके। मित्रों, सोचता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर अगर एक विश्व स्तर का पत्रकारिता का संस्थान खुल सके तो हमारे नौजवानों को बहुत लाभकारी होगा। इसके चलते मैंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत की है। इस पर हम जरूर विचार करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सबसे चर्चा भी करेंगे। सांसद बलूनी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। बलूनी ने बताया कि बड़ी संख्या में प्रतिभाएं संसाधन के कारण आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वहीं बलूनी के आग्रह पर प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे लेकर गंभीरता दिखाई और कहा कि जल्द प्रदेश को IIMC का कैंपस मिल जाएगा। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, लेकिन उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। PTI के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से ही दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। फेज 2 ट्रायल काफी अहम होता है, क्योंकि फेज 2 ट्रायल के साथ ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन के ट्रायल फेज 3 का रास्ता साफ होता है। भारत में तैयार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। आंकड़े रोजाना 60,000 को पार कर रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 800 से ज्यादा ही रहती है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 60,975 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 848 लोगों ने अपनी जान पिछले 24 घंटे में गंवा दी है। देश में कोरोना के अब तक कुल 31,67,323 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 24,04,585 लोग ठीक हो चुके हैं और सुरक्षित अपने घरों को जा चुके हैं। जबकि कोरोना के एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 7,04,348 एक्टिव केस हैं। ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 75.92% हो चुका है, जिसे बेहतर माना जा रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 58,390 हो चुकी है। ललितपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक युवक किसी बात पर अपनी मां से नाराज हो गया और कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की। हालांकि युवक की मां किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग गई, लेकिन सनकी युवक ने अपना गुस्सा एक मासूम जानवर पर उतार दिया। उसके ही घर में बंधे गाय के बछड़े को युवक ने कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ग्राम बड़ौदा थाना बार में आज एक व्यक्ति ने के बेटे ने अपनी मां से झगड़े के बीच में जो कुल्हाड़ी लेकर उससे गौर कर रहा था, वो कुल्हाड़ी एक बछिया को लगी, जिससे बछिया की डेथ हो गई। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी जो उनका बेटा है वादी का, उसको गिरफ्तार कर लेकर वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित कर। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
आगरा में दो भाई के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की बाइक में आग लगा दी। दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर छोटे भाई ने आग लगा दी। आग लगाने का ये मामला थाना ताजगंज इलाके का है। बड़े भाई की बाइक घर के बाहर खड़ी थी, तभी छोटे भाई ने बाइक का पेट्रोल वाला पाइप निकाला और पेट्रोल बाइक पर छिड़क दी। पेट्रोल डालने के बाद लाइटर से बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही बाइक धू-धू कर जलने लगी। आग लगने से पास पड़ोस के लोग जमा हो गए और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक धू-धू कर जल रही है। बागपत में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है, जिसका नतीजा है कि पिछले 48 घंटे में ही पुलिस ने 10 अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक अपराधी फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी की पहचान सोनू पंडित के नाम से हुई है। सवेरे ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इन दोनों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम था। यहाँ पर इनकी रेड्स के लिए टीम्स लगी हुई थी और साथ में चेकिंग चल रही थी। इनको अंदेशा था कि इन तक बहुत जल्दी पुलिस पहुँच जाएगी। ये इस क्षेत्र से भागना चाहते थे, तो यहाँ चेकिंग में ये फंस गए, जहाँ पर इन्होंने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की चेष्टा की। रिटेलिएटरी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। इसमें थाना छपरौली की और जनपद बागपत की एसओजी टीम का ये जॉइंट ऑपरेशन था। पुलिस ने बताया कि बदमाश राहुल नाम के युवक की हत्या करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। झांसी में आरपीएफ ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक फर्जी सिपाही बनकर रेलवे स्टेशन और अपने गांव वर्दी का रौब दिखाता था। आरपीएफ के अफसर जब अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर गश्त और चेकिंग कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि सोनागिरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का एक संदिग्ध सिपाही है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ सोनागिरी रेलवे स्टेशन पहुंचे और युवक से पूछताछ की। पूछताछ में उसके फर्जी होने का पता चला। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। हमारी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति आरपीएफ की वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा था और यात्रियों को रौब झाड़ रहा था। सूचना मिली तो मैंने यहाँ से स्टाफ भेजा सोनागिरी और दतिया से और झांसी से। जब चेक किया गया तो फर्जी पाया गया, जिसको दतिया चौकी पर लाकर जीआरपी दतिया को सुपुर्द किया गया। आरोपी युवक के पास से विभागीय वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, बैच समेत कई चीजें मिली हैं। बलरामपुर में युवक का आतंकी कनेक्शन और गोरखपुर में संदिग्ध युवक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर रखी गई है। गोरखपुर जोन के एडीजी दावा शेरपा का कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। ओपन बॉर्डर है, कहीं से आदमी कहीं आए जाए, इसकी संभावना बनी रहती है। और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है नेपाल भारत इत्यादि को लेकर, तो इसका फायदा लेने के लिए कोई तीसरा पक्ष जो देश विरोधी गतिविधि करने के लिए हमारे यहाँ आने जाने की एक संभावना है। एलआईयू के साथ साथ लोकल लोगों को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही संवेदनशील जिला गोरखपुर में भी सतर्कता और बढ़ा दी गई है। बलरामपुर और गोरखपुर के युवकों के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है कि कोई भी अवांछित तत्व गलत इरादे से देश में प्रवेश ना कर पाए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। फिल्म का शीर्षक प्रकाश दुबे कानपुर वाला है, जिसे गोल्डन बर्ड पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की तरह नजर आने वाले अभिनेता प्रमोद विक्रम सिंह फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। एक और गैंगस्टर अमर दुबे, जिसे फिल्म में समर के नाम से दिखाया जाएगा, उसकी भी ट्रेलर में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति नजर आई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर में नजर आता है कि अमर दुबे और विकास दुबे की हत्या होती है, ना कि ये कथित मुठभेड़ में मरते हैं। फिल्म को आकाश सिंह गहरवार ने निर्देशित किया है। इससे पहले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने कहा था कि वो गैंगस्टर के जीवन पर एक वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे। नोएडा में हाईटेक कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को जो घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था, मरीजों को दिए जा रहे खाने में कीड़ा रेंगता हुआ नजर आया।
खाने में कीड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना मरीजों के खाने में कीड़ा मिलने की बात सामने आने के बाद डीएम ने जांच रिपोर्ट मांगी है। जो खाने की गुणवत्ता के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है, उसके संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया है टीम गठित करते हुए खाने की गुणवत्ता को परखने के लिए और तथ्य को जांच करने के लिए डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है। और इसी के क्रम में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित किया गया है। जैसे भी टीम की आख्या आएगी उसके क्रम में जो नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी वो ज़रूर की जाएगी। घटना के बाद डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि टीम गठित कर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर में पुलिस लाइन की बैरक नंबर 1 के बरामदे की छत गिरने से एक सिपाही की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पुलिस लाइन की बैरक नंबर 1 72 साल पुरानी है। इसमें गुंबद शैली की छत है, जिसमें खड़ी ईंट का प्रयोग छत बनाने में किया गया और बीच में मजबूती के लिए सरिया भी नहीं डाली गई। रेस्क्यू के बाद सुबह पुलिस लाइन में स्थिति सामान्य दिख रही थी। इमारत का जो हिस्सा गिरा वो काफी जर्जर हो चुका था। इससे ऊपर सो रहे सिपाही नीचे गिरे और नीचे सो रहे सिपाही मलबे में दब गए। 3 सिपाही जो मलबे में दबे हुए थे, काफ़ी देर की मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उनमें से एक सिपाही ने दम तोड़ दिया और 2 अभी भी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जर्जर बिल्डिंग में सोने की इजाज़त सिपाहियों को किसने दी? वो कौन सी मजबूरी है जो तमाम पुलिस मॉडिफिकेशंस की बात करने के बाद भी सिपाहियों को जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर करती है? श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। संत कबीर नगर जिले में सरयू नदी के कहर के बाद बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। हर ओर लबालब भरे पानी के बीच ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित एक बांध पर रह रहे हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। वहीं प्रशासन की तरफ से उन्हें दी जाने वाली मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। दूसरे आटा दूसरे चाउर मिल गया, जखरे 10 पालू आरे में अक्का दिन खा ढारी। शासन कोई आता है तो यहाँ जो बंधे पे साधु की खूंटी है, पीपल का पेड़, वहाँ लोग आते हैं। यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कौन किसको भोजन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उनके अन्य सब जो इंतजाम हो जाता, लाइट की व्यवस्था किया गया है। जो बंधे पे लोग रह रहे हैं या उन पशुओं को रखे हुए हैं, जनरेटर के माध्यम से लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है कि अगर ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे बंधे पे जो इस समय मौजूद हैं ग्रामीण जो प्रभावित हैं, ग्रामीण ये सांप और बिच्छू से बच सकें। अमित अग्रही, न्यूज़ 18, संत कबीर नगर। झांसी जिले के सभी डैम मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते लगातार 5वें दिन भी पानी से लबालब भरे रहे। एमपी से ललितपुर के रास्ते जिले के डैमों में लाखों क्यूसेक पानी आने के बाद पानी को बांधों से छोड़ना पड़ा। 5 दिन के अंदर 5 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी जिले के बांधों से छोड़ा गया। चारों जो महत्वपूर्ण डैम हैं जो बेतवा नदी पर बने हुए हैं, इन सभी में डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीच के जो 2 दिन निकले हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी आया था। बुंदेलखंड के सभी बांध पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। फिलहाल जिले के सभी बांधों पर जिला प्रशासन से लेकर मंडल के अफसर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगातार 5वें दिन बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। ऐसे में ललितपुर के माता टीला और राजघाट डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पूरी तरह से बांध झांसी के लगभग भर चुके हैं। इस समय हम देखिए परीक्षा डैम है, ये लगातार 4थे दिन ओवरफ्लो चल रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में बने एक चबूतरे को हटाने का काम शुरू हो चुका है। चबूतरा मंदिर निर्माण के लिए बने नक्शे के बीच में आ रहा है। मानस भवन के कुछ हिस्सों को भी चिन्हित किया गया है। इसको भी अब आगे चलकर तोड़ा जाएगा। इस चबूतरे को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन और पोकलैंड जैसी अत्याधुनिक मशीनें काम कर रही हैं। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया है कि शिलान्यास स्थल के पास कार सेवकों के द्वारा बनाए गए इस चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। ये चबूतरा बेहद मजबूत है। इसे कई दिनों से मशीनों के द्वारा तोड़ने का प्रयास हो रहा है। जो जगह शिलान्यास किया गया था उसके पास की जो जमीन थी वहाँ पर चौतरा बनाया था। कार सेवकों के द्वारा चौतरा बना था। वो चौतरा इतना मजबूत था कि कई दिनों से उसमें उसकी तोड़ाई हो रही है। वहीं राम जन्मभूमि में समतलीकरण का कार्य करीब पूरा हो चुका है। अब बचे हुए कार्यों को पूरा करने के बाद जल्दी मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।